बेपरवाह होकर आई 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 द ब्रिगेड संगमित्रा। गुड मॉर्निंग सोनिया, मैंने कहते हैं जी आरजे से मित्रा सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और आज सुबह सुबह ना मैं वो फेमस पंजाबी गाना सुन रही थी। हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जच्चे। पर मैं सोच रही थी हाई हील तो पहन लेंगे, लेकिन हाई हील पहनने के बाद जो ये नेक पेन, बैक पेन और जो ये शोल्डर पेन होता है उसका क्या इलाज है भाई? नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर सुगंधा, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। और अगर मैं बात करूं इनकी फिजियोथेरेपी की तो पूरे चंडीगढ़ में क्या ट्राई सिटी में इनकी सर्विसेज जानी मानी है। और अभी साक्षात वो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सिटी लाइफ पर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में यहाँ आके मुझे। अरे वाह। तो मैम, एक बात है कि आजकल आपको भी पता है कि फैशन, तो फैशन में हाई हील पहनना तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन ये हाई हील के नुकसान भी काफी है। बचपन में तो हमें मम्मी कह देती थी कि बेटा हाई हील मत पहनो, कि आपकी पोस्चर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बड़े होके तो ऑफ कोर्स फैशन तो करना ही होता है ना। लेकिन ये फैशन को करते करते साथ में जो बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन और कई बार तो फ्रोजन शोल्डर भी लोगों को हो जाता है। तो इसके ऊपर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे फैशन और हेल्थ को मेंटेन करते हुए? मैम मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूँगी, शायद हमारे ऑर्थोपेडिशियंस भी ये टर्म्स बताते हैं। जैसे जब हम हाई हील पहनते हैं तो हम्म, हैलस वेल्गस करके एक कंडीशन है जो बहुत ही हम्म, कॉमन है, लोगों को हो सकती है विद पैसेज ऑफ यूसेज ऑफ द हील्स। तो ओके। हमें चोंच वाली जो हमारी हील्स होती हैं वो तो खासकर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओपन हील्स, वेजेस फिर भी हम कंफर्ट जोन में बोलते हैं कि वो होती हैं, बट ओवरऑल बॉडी पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो बेसिकली हम समझ सकते हैं कि पोस्चर हमारा फॉरवर्ड पोस्चर काफ़ी रहता है। हील्स पहनने के बाद हम लोग एक स्ट्रेट पोस्चर में नहीं रह पाते हैं। अब हम्म, कई लोग कहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस और सब बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे हैं बहुत हील्स पहनते हैं। तो वो हम्म, हील्स पहनते हैं तो उस हिसाब का वो जिम भी करते हैं, अपने फुट मसल्स के लिए एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आई वुड हम्म, रिकमेंड, अगर कोई यंगस्टर काफ़ी हील्स पहनना चाहते हैं, उनके करियर में ही ऐसा है कि उन्हें हील्स पहनने पड़ेंगे, मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कोई और उनका ऐसा करियर है जिसमें हील्स मस्ट है, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ उनका एक पहनावा ही इंक्लूड करता है हील्स को, तो वो बेसिकली उन्हें अपनी फुट मसल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उनको अपने जिम में अपने फुट के जो प्लांटर मसल्स हैं, प्लांटर फेशियाइटिस भी जो कर सकते हैं, उन मसल्स पे हम्म, काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो ओके। आई वुड सजेस्ट, जब आप अपने फुट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, काफ़ी हद तक आप पोस्चर की कंडीशन से, बैक पेन से और अपर बैक पेन से बच सकते हैं। हालांकि जी। उसके बावजूद भी वो आता होता है। तो हम्म, हमें आई वुड सजेस्ट कि बैक मसल्स पे, हमारी एक्सटेंसर्स मसल्स जो होती हैं, जो हमारी पीछे वाली मसल्स होती हैं कमर की, उस पे काम जी। करना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग जिम जाते हैं, जिम में भी हम्म, एक्सरसाइजेज, लिफ्टिंग, बॉडी लिफ्टिंग सब करके आते हैं, बट बैक मसल्स सभी छोड़ के आते हैं। जितने भी जिम के कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं अपने करेक्शन के लिए, मेन प्रॉब्लम यही होता है, मसल पुल हो गया छोटा जी। मोटा, और बैक में स्ट्रेंथ ही नहीं होती है। फिर हम उन्हें यही सुजेस्ट करते हैं कि अपने अपर बैक, लोअर बैक की मसल्स पे काफ़ी वर्कआउट करिए, उस पर भी आप और थोड़ा कर रहे टाइम हैं। दीजिए। ये नहीं कि बिल्कुल। एक दो सेट करके नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग में तुरंत चले गए। तो हम यही बिल्कुल। सुजेस्ट करते हैं कि बैक मसल्स को काफ़ी नीड होती है, प्लस वो स्टिफ भी हो जाती हैं जिमिंग के बाद भी, और जी। नॉर्मल रूटीन के बाद भी स्टिफ हो जाती हैं। तो उसके ऊपर हम्म, हम कहते हैं कि आप अपना कपिंग थेरेपी हो गई, ड्राई नेडल हो गई, ये सब करवाते रहिए। इट्स लाइक आवर बॉडी इज लाइक अ कार एंड इट ऑलवेज नीड एक रिपेयर चाहिए उसे, एक जी। मेंटेनेंस चाहिए। तो ये सब जी। थेरेपीज, फिजियोथेरेपी बेसिकली मेंटेनेंस थेरेपी के तौर पे भी की जा सकती है। क्या बात।
क्या बात है मैम। सबसे पहला प्रश्न तो मैं सर्दियों के मामले में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब जैसे कि आपको पता है कि सर्दियां आ रही हैं, तो जॉइंट पेन्स का काफी हद तक आपको भी देखने को मिल रहा होगा, आपके पास पेशेंट्स आ रहे होंगे। तो इस सब के चलते हुए अपना ख्याल कैसे रखा जाए, और कैसे अपने जॉइंट्स को, अपनी स्किन को, अपने बालों को हेल्दी रखा जाए। मैम, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं अपने पेशेंट्स को जनरली रेकमेंड करती हूँ कि कुछ सेशंस समर्स में और कुछ सेशंस विंटर में ज़रूर लें। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप 6 6 मंथ्स के इंटरवल पे अगर हमारे पास आते हैं तो हम आपको अपग्रेड कर सकते हैं, हम आपको एक तैयारी करवा सकते हैं कि किस तरह आपको अब पूरी सर्दियां आप अपनी निकालें, और पहले से हम उनको एक इंडिकेशन दे देते हैं कि ये जॉइंट्स में आपको दिक्कत आने वाली है। ऑलरेडी पूरी समर्स मेहनत करने के बाद उनको जिन जॉइंट्स में फिर भी पेन चल रहे होते हैं तो हम अवेयर कर देते हैं कि इन जॉइंट्स की सेवा और रिपेयरिंग थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो हम Alright. हमारा फोकस यही रहता है कि रिपेयरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से ही ज़्यादा की जा सकती है। आप बार जी। बार थेरेपिस्ट के भी क्लिनिक पे इतना नहीं आ सकते हैं, 10 सेशन ले लीजिए, 15 ले लीजिए, लेकिन आफ्टर आफ्टर दैट टाइम आपको घर पे भी अपना एक ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप पूरी सर्दियां, ये 2 महीने, ये 4 महीने आप अच्छे से निकाल पाएं। क्योंकि हम यंगस्टर्स के लिए सर्दियां में भी 2 महीने में खत्म हो जाती हैं, बट जो 80 साल के हैं, 60 से ऊपर के हैं, उनकी सर्दियां थोड़ी लंबी चलती हैं। तो उन्हें तो बिल्कुल। प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, हालांकि सब पे अप्लाई नहीं होती, बट फिर भी एक जनरल एक्सरसाइजेज, जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो सर्दियों में बुजुर्गों को सैर करना चाहिए, बट मैं ये रेकमेंड करूँगी, सैर जो है वो धुंध में या 6 बजे उठ के, 4 बजे उठ के नहीं करें। उससे हार्ट हम्म। का भी एक इशू रहता है। जल्दी सर्दी हम्म। में जाने से कई बार हार्ट पंपिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उन्हें जी। एक नॉर्मल वेदर में निकलना है, जब धूप थोड़ी हम्म। थोड़ी निकल जाए, ताकि उनका विटामिन डी वगैरह भी पूरा हो पाए और धूप में भी, हल्की धूप में सैर हो पाए। और बहुत ज्यादा तेज धूप में भी नहीं बैठना है, क्योंकि आजकल धूप स्किन के लिए अच्छी नहीं है। जी। इट जी। इज जी। कॉजिंग जी। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं। तो बिल्कुल। एक हल्की धूप में निकलिए, ताकि ठंडी वाला मौसम भी ना हो और बहुत ज्यादा तेज धूप भी ना हो। क्योंकि हमारे हम्म। इंडियन लेडीज सब धूप में 2 बजे बैठते हैं, मूंगफली खाते हैं और बिल्कुल। समय बातें करते हैं आपस में। तो वो जी। उतनी धूप वाले में भी नहीं उन्हें बैठना है। हालांकि सर्दी की धूप बहुत अच्छी लगती है, बट हम्म। हल्की धूप ही हमारी बॉडी के लिए सही है, जो हमें बेस्ट है। विटामिन डी के लिए भी हेल्प करती हैं। और अगर आप अच्छी विटामिन डी एक नेचुरल ले रहे हैं तो आपकी बोन्स भी स्ट्रांग रहेंगी। प्लस कैल्शियम जो आपके डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिशियंस लिखते हैं वो रेगुलरली उस टाइम पे लें, क्योंकि धूप की कमी रहती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हम बिल्कुल। तो ये, डॉक्टर सुगंधा, आप कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप हमें इस वक्त जी बता पाएं, एक से जी दो एक्सरसाइजेज जो कि डेली बेसिस पे करनी चाहिए एक हेल्दी जॉइंट हेल्थ के लिए। जी जी। अब जैसे हमारा बैक है तो हम प्रेफर करेंगे थोड़ी ब्रिजिंग, थोड़ी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं कुछ, जिसमें आपको तौलिए का रोल बना के कमर के नीचे रखना होता है और उसे थोड़ा दबाना होता है। तो जिस जगह दर्द महसूस होती हो कमर में, उस जगह तौलिए का एक रोल बनाएं और उसको अपनी कमर की ताकत से उसे नीचे की ओर दबाना है। तो उससे क्या होगा, तो आपकी जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर्स मसल्स, बैक की जो लोअर बैक की मसल्स हैं, उनमें थोड़ा स्ट्रेंथ बना रहेगा। और कमर को ऊपर उठाना है, जिसे हम ब्रिजिंग कहते हैं, ताकि आप अपनी कमर लिफ्ट करते रहें और उसको इतनी ताकत रहे कि वो लिफ्ट हो। हमारे जो ये 60 से ऊपर के जितने भी पेशेंट हैं, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं क्या वो कमर उठा सकते हैं, कि इन फ्यूचर अगर वो किसी बीमारी से, अगर उन्हें फेस करना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए, तो बेड पे क्या वो अपनी एक्टिविटीज सारी फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए कमर उठाना एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर कमर पेशेंट उठा सकता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज बेड की वो इजीली कर लेगा।
तो ये कमर जी। उठाना और कमर को स्ट्रांग रखने वाली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिर आपकी नॉर्मल जॉइंट मोबिलिटी की एक्सरसाइजेज रहती हैं, जिसमें पंजे हिलाना, घुटने मोड़ना, हम्म। और हम्म। हल्का फुल्का, जैसे आप कह सकते हैं छोटे छोटे आप हाफ हाफ केजी के डंबल्स लीजिए, और अपनी बाइसेप्स को, अपने शोल्डर्स के लिए थोड़ा थोड़ा आप 10-10 दफा एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज करिए, तो उससे जी। जॉइंट्स थोड़े रिलैक्स्ड रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो वही बात आ जाती है कि अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है। और फिजियोथेरेपी सचमुच में मेरे ख्याल से, वो कहते हैं ना कि एक तो दवाइयों से ठीक होने वाला इंसान होता है, एक तो एक फिजियोथेरेपी से ही कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। वो फिजिकल एक्सरसाइज का एक रूप है और बहुत ही नेचुरल है मेरे हिसाब से। तो डॉक्टर सुगंधा, अब ऐसा है कि एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो मेरे ख्याल से जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। वो ये है कि स्पेशली आप में आपके पास तो काफी पेशेंट्स आते होंगे जिनको इंजरीज हुई हैं, चाहे वो स्पोर्ट इंजरी हो या फिर एक्सीडेंट से इंजर्ड हो, और वो फिजियोथेरेपी का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि मेरी समझ में तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है, जो कि एक्चुअली में नॉन सर्जिकल है, नॉन इन्वेजिव है, और आप उसको अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अभी आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से, किस लेवल तक या किस हद तक फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, या फिर कितने सक्सेसफुल केसेस अब तक फिजियोथेरेपी के जरिए आपको देखने को मिले हैं, जिससे कि जो एक्सीडेंटल इंजरीज हैं या स्पोर्ट्स इंजरी जो सीरियस वाली हैं, वो हील हुई हैं और आज वो बिल्कुल सही हैं। मैम, फिजियोथेरेपी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो अलग अलग इंजरीज पे काम करती हैं। तो आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स की ही इंजरीज को डील करते हैं। जैसे किसी को हम्म। भागते हुए घुटने पे चोट लग गई, कोई लिगामेंट, कोई उनका लिगामेंट इंजर हो गया, तो जी। मैं हमेशा ये प्रेफर करूंगी कि आप डॉक्टर्स को आप दिखाते हैं हॉस्पिटल्स में जाके, साथ में फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंसल्ट करें, ताकि उन इंजरीज को एक इंस्टेंट एक रिकवरी फेज मिल पाए। तो इंस्टेंट जी। रिकवरी फेज में हम जनरली यही बोलते हैं, अगर आपको चोट लग रही है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरीज हो रही हैं, तो आपको हम्म। आइसिंग करना मस्ट है। इनिशियल 3 डेज आप आइसिंग पे ही रहें, साथ में अपने हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट को मिलते रहें, ताकि वो उस पे और काम कर पाएं और उसमें रिकवरी ला पाएं। अगर इंजरी बहुत ज़्यादा होगी तो आगे ऑर्थोपेडिशियंस की भी नीड होगी। तो आई वुड प्रेफर कि आप जाकर थोड़ा फिजियोथेरेपिस्ट से भी मिलें। आपको जी। इंजरीज पे इंस्टेंटली आपको काफी रिलीफ होगा। कई बार ऐसा होता है इंजरी होने के बाद हम्म। सूजन आ जाती है, तो वैसे तो हम्म। काफी लोग अवेयर हो चुके हैं कि आइस करना मस्ट है, बट अभी भी कई हम्म। लोग हैं जो हमारे पास आते हैं तो वो सेक करके आ जाते हैं, गरम सेक करके आ जाते हैं, हम्म। तो इससे क्या होता है हम्म। सूजन और बढ़ जाती है। तो उस सूजन जी। को जी। घटाने में हमें जहाँ 2 सेशंस लगने थे वहां पे 5 लग जाते हैं। तो हम यही कहते हैं कि आप जैसे ही चोट लगती है आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, आपको गाइड जरूर करेंगे अच्छे से। अगर अच्छा एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको गाइड जरूर करेगा। और रही मेरी बात, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जो न्यूरो केसेस ज़्यादा देखते हैं। तो हमारे पास जनरली ब्रेन इंजरीज वाले, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें स्पाइन पे चोट लग गई है, तो वो हमारे पास आफ्टर सर्जरी ही कई पेशेंट्स आते हैं। कई बार ऐसा हम्म। होता है ज्यादा इंजरी नहीं है, हल्की फुल्की लिगामेंटल इंजरी है, तो वो हम्म। जनरली हम उस पेन को हम काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ ही सेशंस में, 1 महीने या 1.5 महीने के सेशन में भी हम हैंडल कर लेते हैं। बट आफ्टर सर्जरी, अगर स्पाइन या ब्रेन की सर्जरी के बाद पेशेंट्स आते हैं तो उसमें काफी लंबा समय लगता है। साल भर भी लगा है, मतलब मैंने 1-2 केस देखे हैं तो 1.5 साल 2 साल भी लगे हैं। और जैसे हमारे पास ब्रेन इंजरी के साथ कई बार बच्चे आ जाते हैं, बेड से गिर गया बच्चा, तो हम्म। ब्रेन में हम्म। इंजरी हो गई, हाइपोक्सिया हो गया, उसके बाद हम्म। बहुत थेरेपीज काफी काफी लंबी चलती हैं, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, और छोटी सी चोट भी काफी बड़ा उनका नुकसान कर देती है। तो जी। वो बिल्कुल। इंजरीज जो हैं उनके लिए हम बहुत ही डिफरेंट वे से थेरेपीज चलाते हैं। बहुत सारी हम्म। टेक्निक्स हैं हमारी नर्व्स को रिलेटेड, उसको रीजनरेट करने की, उसको जिसे हमारे कहते हैं कि देर ब्रेन में जो हमारी न्यूरॉन्स हैं
वो एक जी। बार डेड हो जाएं तो दे डू नॉट रीजनरेट। बट उसके ओके। आसपास जो पड़ी हुई नर्व्स हैं, जो नर्व डैमेज हो गई है, न्यूरॉन डैमेज हो गया है, उसके आसपास पड़ा हुआ जो न्यूरॉन है उसको हम रीजनरेशन में ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज, विद द हेल्प ऑफ अदर हमारी जो टेक्निक्स हैं, पीएनएफ टेक्निक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, वो बात थेरेपी है। तो ये थेरेपीज आई थिंक फॉरेन में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जितने भी हमारे नर्व्स के, पार्किंसन हो गया, फिर हमारे बुजुर्गों में और भी बहुत बीमारियां हैं, बच्चों में सीपी हो गया, इवन कुछ थेरेपीज हेल्पफुल होती हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन हैंड का हो गया आफ्टर इंजरी, तो वो सब हम्म। भी हम वर्कआउट करते हैं। तो हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट अपना दिनचर्या का काम पेशेंट कर पाए, अपने खाना खा पाए, पानी पी पाए, वॉशरूम जा पाए, तो काफ़ी हम उसमें आई थिंक हेल्पफुल हैं। तो आई वुड सुजेस्ट टाइम वेस्ट करने की बजाय आप फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर्स बोलते हैं, पीजीआई वाले कितना बोलते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराएं इस इंजरी के बाद, हम्म। लेकिन वो हम्म। पेशेंट के जो अटेंडेंट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा घर की प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इन ये बड़ी प्रॉब्लम्स, ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में खर्चा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं फैमिली के, फिजियोथेरेपी बिल्कुल। इग्नोर हो जाती है। अब बिल्कुल। एक्सरसाइज करके लोग सोचते हैं ऐसा क्या हो जाएगा, बट अगर प्रॉपर टाइम से आफ्टर सर्जरी तुरंत स्टार्ट किया जाए तो काफ़ी फर्क आता है। एटलीस्ट पेशेंट, हम कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट हो पाए, हो जाता है पेशेंट। हमने एटलीस्ट मैंने 90% केस अपने हाथ से ही ऐसे किए हैं कि वो अब किसी पे आई थिंक डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। और वैसे भी क्योंकि नॉन सर्जिकल मेथड है, और स्पेशली अगर सर्जरी का रिप्लेसमेंट मिल जाए तो आई थिंक उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर सुगंधा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप अपना क्लिनिक का एड्रेस और अपना क्लिनिक का फोन नंबर अगर आप इस वक्त बता पाए, ताकि अगर कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे वो आपको कांटेक्ट कर सके। जी मैम, मेरा फ़ोन नंबर है 8699033692, 8699033692। ये मेरा फ़ोन नंबर है। हालांकि मेरा क्लिनिक ढकोली में, ज़ीरकपुर में चलता है, और कोई भी मुझे कॉल करके पूछ सकता है, और मेरे क्लिनिक का नाम है क्योरमी फिजियोथेरेपी। बिल्कुल, क्या बात है। और मैम वैसे भी एक बात है, जो आप साथ में अपने साइड पे जो आपने सीढ़ी रखी है ना, वो इतनी ऊंची है ना कि वो डेफिनेटली मैं उसके एंड नहीं देख पा रही हूँ। और उस सीढ़ी के जरिए आपका, मुझे आपका जो पूरा पॉजिटिविटी और जो आपका इंटेंशन है ना, मुझे पक्का पता है कि आपके पेशेंट्स नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे उस सीढ़ी के जरिए। मैम सीढ़ी हमने लगा रखी है पेशेंट से गुजारिश है कि आके हमारी मदद लें, दैट्स इट, मैं तो यही कहूंगी। डेफिनेटली डॉक्टर सुगंधा, आपके साथ इस वक्त ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स ये चेंज ऑफ सीजन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ कैसे हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकें, बिकॉज हमेशा डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं होता, और बीमार होना ही क्यों है पहली बात, अनलेस कोई इंजरी हो या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो अलग बात हो जाती है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे किस तरह का दिनचर्या होना चाहिए, लाइफस्टाइल होनी चाहिए? मैम देखिए, मैं ये सुजेस्ट करती हूँ कि मॉर्निंग में आप थोड़ा गर्म पानी पीजिए, उससे आप अपना दिन स्टार्ट कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, ताकि माइंड रिलैक्स होगा तो आप फर्दर एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा मेडिटेशन की तरफ भी मैं चाहती हूँ पेशेंट्स मेडिटेशन भी करें। माइंड हम्म। रिलैक्स तो बॉडी रिलैक्स्ड, बिकॉज हम्म। ओवरऑल हमारा ब्रेन स्पाइन से ही सब कुछ आपका कनेक्टेड होता है। तो जी। बीइंग सर्दियाँ आ रही हैं तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हमारी बढ़ती चली जा रही हैं। तो हम्म। पल्यूशन भी बहुत है, अभी पीछे कितना बढ़ गया था, दिल्ली वगैरह में तो स्कूल्स भी बंद हो गए थे। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो अवेलेबल हैं सिटी में, ट्राई सिटी में, उनसे, या फिर कोई एजुकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे भी मदद ली जा सकती है अगर आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं है, और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, जैसे हम स्पायरोमेट्री यूज करते हैं, एक 3 बॉल वाली एक
हमारी इंस्ट्रूमेंट होती है, बड़ी ही नॉर्मल रेंज में छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसमें आपको अंदर सांस खींचना होता है और बॉल्स को ऊपर उठाना होता है। तो वो बॉल्स हम्म। एक अलग अलग लंग्स के लेवल को बताती है। जैसे उसमें रहती है आपकी एक लाल बॉल रहेगी जो सबसे पहली बॉल होती है। जो वो बॉल उठा हम्म। लेता है तो एटलीस्ट हम समझते हैं 20% उसका लंग अच्छे से काम कर रहा है। जो उसमें जी। पीली बॉल होती है उसको उठाते हैं तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 60% 50% काम कर रहा है। और जो हरी बॉल हम्म। उठाते हैं तो हम बोलते हैं कि 80% आपका लंग 90% काम कर रहा है। तो एटलीस्ट जी। उस बॉल्स को उठाने की एक वर्जिश जो रहती है वो अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर सीखें, ताकि आपको लंग्स की एक स्पेस बनी रहे। लंग्स में जैसे म्यूकस होता है, बलगम होती है जिसे हम कहते हैं, वो जम जाती है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और हम कफिंग सिखाते हैं लोगों को। कफ नहीं करना आता है, ये बड़े ही सरप्राइजिंग होता है कई बार। ओके। कफ ओके। नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स, कफ आउट नहीं कर पाते हैं, स्पेशली ओल्ड पेशेंट्स, क्योंकि उनके मसल्स वीक हो जाते हैं गले के। तो जी। उस पे जी। काम करना बहुत जरूरी है। अब गले के मसल्स को एक फिजियोथेरेपिस्ट ही रिकवर करवा सकता है। जी। पता ही नहीं जी। होता है कि किस तरह गले के मसल्स पे काम करना है। तो तो अभी अभी अगर डॉक्टर सुगंधा मैं आपसे पूछूं कि वो एक बहुत ही फेमस वाला डायलॉग है माधुरी दीक्षित का, हाँ तो जी। अब राइट वे आई थिंक अब फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए ही आना चाहिए कि सही तरीका करने का क्या है? मैम मैं आपको ये कहूँगी कि दो फेजेस होते हैं, एक होता है कफिंग, एक होता है हफिंग। तो हफिंग में हम हम्म। क्या सिखाते हैं आपको अंदर से हम्म। इस तरह से कफ करना है और उसके हम्म। बाद कफिंग करनी है। अब आप दोनों साउंड समझिए, दोनों साउंड डिफरेंट है। एक हम्म। फेफड़े से आ रहा है, एक गले से आ रहा है। तो हफिंग हम्म। हमारी अंदर से बलगम को, म्यूकस को उठाने के लिए होती है। फिर कफिंग होती है जब एक बार उठ जाए, तीन ओके। बार आप हफिंग करेंगे कस के इस तरह से। और उसके बाद हम्म। जब वो बलगम आपके गले तक पहुंच जाए, आपको फील हो हम्म। कि कुछ आपके हम्म। गले में अटक रहा है, फिर आप कफिंग करेंगे फिर आप करके प्रॉपर एक कफिंग करेंगे और उसको बाहर स्पिट आउट कर पाएंगे। तो ये हफिंग ऑलराइट। के बाद कफिंग करी जाए तो ज्यादा हेल्पफुल होती है। और इस हफिंग कफिंग के प्रोसेस से पहले हम काफी डीप ब्रीदिंग वगैरह भी करवाते हैं, जिससे जो आपके जमे हुए म्यूकस है, कफ है, रेशा है, वो लूजन अप होता है। तो उसके लिए हम बेसिकली बोलते हैं कि सेगमेंटल चेस्ट ब्रीदिंग कर लीजिए, पर्स लिप ब्रीदिंग कर लीजिए। तो हम्म। मैं आपको सॉरी आपको मैं पर्स लिप ब्रीदिंग बताऊंगी किस तरह की जाती है। जैसे नाक जी। से सांस लिया जाता है और मुंह से छोड़ा जाता है, जिसमें नाक से हम सांस लेंगे, हम्म। जितना हमसे लिया जाता है उतना हम नाक से सांस लेंगे। हम्म। और एक पर स्लिप बनाते हुए ओके। धीरे धीरे, जितना धीरे हम निकाल सकते हैं उतना धीरे हम निकालेंगे। तो ये पर स्लिप ब्रीदिंग है, ये बुजुर्गों में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी हम्म। करने की कोशिश करते हैं, जिसमें फेफड़े पूरे फूल नहीं पाते हैं, प्रॉपर एक्सटेंड नहीं हो पाते हैं और हवा पहले ही वो बाहर एक्सपेल कर देते हैं। तो मैं कई बार अपने पेशेंट्स को, मेरे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कैसे ब्रीदिंग करें, इतनी डीप हमसे होती ही नहीं है, 2-4 सेकंड में ही उनका ऐसा हो जाता है कि हो गई ब्रीदिंग, 2-4 सेकंड में ही एक ब्रीदिंग करके हमें दिखा देते हैं। तो जी। हम उन्हें जनरली ऐसे बोलते हैं, अपने हाथ पे अपना फेवरेट फ्रेग्रेंस कोई लगा ले, या फिर इमेजिन करें कि उनका जो फेवरेट फ्लावर है उन्होंने हाथ में पकड़ा है और वो उसको, जी। उसकी फ्रेग्रेंस को ले रहे हैं। आप तो सुन रहे उसमें हैं जी। बेसिकली उसको इमेजिन करते हुए फ्लावर को वो डीप ब्रीथ कर पाते हैं। डीप ब्रीथ करेंगे जिसमें फेफड़े पूरे फैलेंगे, फिर वो वापस अपनी जगह पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से वो हम डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं पेशेंट्स को। तो बिल्कुल। बेसिकली और आप वैसे सरप्राइजिंगली डॉक्टर सुगंधा मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि
मेरा ये मिथ था या फिर मेरा ये बिलीव था कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि हम अपने आप को एक फिट रखते हैं और ये अपने आप को बेसिकली हमारा एक लाइफस्टाइल होता है। लेकिन मेरा ये सीरियसली ये आज आप मेरे से बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी कंसर्न्स जो हैं उसको भी फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि फिजियोथेरेपी से आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हील होती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अभी मैं आई थिंक मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इस टॉपिक को सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट एक जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट है वो तो बहुत कुछ करता है, शायद उसे मुझसे भी ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी कि किस तरह वो हम्म। आईसीयू पेशेंट्स को निकालता है, क्योंकि आईसीयू में निमोनिया को लेके बहुत पेशेंट्स एडमिट होते हैं इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे। तो निमोनिया में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, पेशेंट्स को आप समझिए बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से भी बाहर निकाला जाता है। जहाँ पे दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ और एक वो छोटा सा वाइब्रेटर लेके आईसीयू में घूमते हैं, वही बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्पायरोमेट्री हेल्पफुल होता है, वो बॉल्स को उठा उठा के इंटेंसिव स्पायरोमीटर कर करके ही पेशेंट्स बाहर निकलते हैं। और ये जो जी जर्नी होती है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही पूरी कर पाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मैम। और डॉक्टर सुगंधा, साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों में किस तरीके से आप फिजियोथेरेपी को प्रमोट करना चाहेंगे, वो जरूर जानना चाहूंगी। मैम, बीइंग अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास 6 मंथ्स ऑनवर्ड, बहुत 6 मंथ्स से लेके आई थिंक सबसे माइंड की अगर मैं बात करूं तो 32 ईयर ओल्ड अडोलोसेंट जिसका माइंड आई थिंक 5 इयर्स चाइल्ड जितना आईक्यू लेवल होगा, उनको भी मैंने हम्म। देखा है। तो आई वाह। थिंक बच्चों में फिजियोथेरेपी आई थिंक वर्क्स मैजिकली, अगर थेरेपिस्ट हम्म। में पेशेंस है, थेरेपिस्ट में वो डेडिकेशन है कि वो बच्चों के साथ काम कर सके। तो पीडियाट्रिक जी। फिजियोथेरेपिस्ट दिल्ली में तो बहुत हैं, बट हम्म। यहाँ चंडीगढ़ में काफ़ी कम है। बट मैं यही रेकमेंड करूँगी कि अगर पेरेंट्स को कुछ भी डिले वाले साइंस दिखते हैं बच्चे में, कि बच्चा स्पीच डिले कर रहा है, वॉकिंग डिले हो गई है, या फिर प्रॉपर बैठना नहीं आ रहा है एक टाइम के साथ, तो डॉक्टर को न्यूरो, आप जो न्यूरो डॉक्टर्स हैं, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनको तो कंसल्ट करें ही करें, एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट को भी कंसल्ट करें, ताकि वो स्टार्टिंग से ही बच्चे का बिना टाइम वेस्ट किए उसको आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल पे डाल सकें, ताकि उसका उठना बैठना चलना दौड़ना डिले ना हो। टाइम डिले होता है बट उतना डिले ना हो जितना उसका डेवलपमेंट में उसका असर आना शुरू हो जाए। तो पहले से ही पेरेंट्स को मसल्स पे काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो डॉक्टर सुगंधा, जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एक ओवरऑल वेलबींग के लिए, जिस तरीके से आपने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करी, चाहे वो जॉइंट्स की बात हो या फिर बैक हेल्थ की बात हो या फिर मसल इंजरी की बात हो, एक्सीडेंटल इंजरी की बात हो, रेस्पिरेटरी तक भी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है फिजियोथेरेपी। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि एक ओवरऑल वेलबींग हो सके? और साथ ही साथ मैं आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर फिर से जानना चाहूंगी। मैम, मेरा मैसेज यही रहेगा कि फिजियोथेरेपी एक वास्ट फील्ड है जो आई थिंक हर एक प्रॉब्लम में आपका सल्यूशन लेकर आती है। इवन डिप्रेशन में भी हम लोग पेशेंट्स देखने जाते हैं जिन्हें डिप्रेशन होता है, तो उनको हम फिजिकली आउट करने की कोशिश करते हैं, बेड से आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस। तो आई थिंक हर एक पेशेंट को फिजियोथेरेपी में अगर 10 सेशंस भी दिए जाए तो वो उसको बेटरमेंट की तरफ हम लेके जा सकते हैं। तो डिले करने की बजाय या इस पे सोचने की बजाय कि फिजियोथेरेपी काम करेगा नहीं करेगा, व्हाई नॉट वी शुड ट्राई इट एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग कि हम फिजियोथेरेपिस्ट एब्सोल्युटली। काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं।
एब्सोल्युटली। और वैसे भी नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव मेथड कौन नहीं करना चाहता। आई थिंक सबसे पहले, और कुछ हो ना हो, सबसे पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट को ही विजिट करना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए हो। तो डॉक्टर सुगंधा, आप अगर एक बार फिर से अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस अगर आप भेज दें क्लिनिक का, ताकि अगर कोई आपको विजिट करना चाहे, आपको कांटेक्ट करना चाहे, कर सके। जी, मेरे क्लिनिक का नाम है क्योरमी फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेगा। और क्लिनिक इज इन ढकोली इन जीरकपुर। हालांकि हमारी सर्विसेज ट्राई सिटी पे है, हम लोग होम विजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट क्लिनिक नहीं आ सकते तो हम ऑन व्हील्स हैं पेशेंट के लिए। एंड मेरी एक छोटी सी टीम है जो ओवरऑल ट्राई सिटी को कवर करती है। 2-3 लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लस मैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699033692 पे। बिल्कुल। और जनाब, अगर आप इन केस आपने फोन नंबर मिस आउट कर दिया हो, तो आप मुझे मेरे आरजे संगमित्रा के इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको डॉक्टर सुगंधा का मैं आपको कांटेक्ट दे सकूं। डॉक्टर सुगंधा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इतनी सारी बातें करने के लिए। वो वैसे भी कहते हैं ना, जान है तो ही जहान है। और जान को बचाने के लिए हम कितना कुछ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हम अपने शरीर को एक अच्छा एक एनवायरनमेंट देने के लिए, हम चाहे वो जॉब की बात हो या फिर कुछ अच्छा खाने की बात हो या फिर वो कसरत की बात हो, कितनी मेहनत करते हैं कि नहीं। और अगर वो कहते हैं ना, बैठे बैठे इतना ज्ञान मिल जाए तो उसको सोने पे सुहागा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुगंधा, हमारे साथ आज बात करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।